नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग एएलपी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा के। गोफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोफ नृत्य सिगमो उत्सव के दौरान किया जाता है। गोवा के कुछ और प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम जानना जरूरी है। कोलाई है, रनमाले घोड़े है, क्या है? रनमाले घोड़े है। मोड़नी है, क्या है? मोड़नी है। मांडो है, धनगर है, टोनी मेल है। ये सब जो है, और क्या है? फुगड़ी है, क्या है? फुगड़ी। ये सब गोवा के प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य, प्रमुख नृत्य है। अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है समा चकवा। क्या है? समा चकवा। जट जाटिन, क्या है? जट जाटिन। झिंझिया, क्या है? झिंझिया है। कजरी है, और कौन है? विदेशिया, क्या है? विदेशिया। ये सब बिहार के जो है वो लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो वो है झूमर। उड़ीसा का जो है वो झूमर है। चैती घोड़ा है, क्या है? चैती घोड़ा है। 10 कठिया है, क्या है? 10 कठिया है। दलखाई है, दलखाई है। 10 कठिया है, दलखाई है। ये सब जो है उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में आता है कौन कौन सा? रासलीला, क्या है? रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश के है। नौटंकी, स्वांग, दादरा, चरकुला, क्या है? चरकुला। ये सब जो है नृत्य कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के है। अब गोफ कहाँ का है? तो वो गोवा का। अगला जो प्रश्न है वो है सेबराय पहाड़ियाँ का हिस्सा। सेबराय पहाड़ियाँ खाली स्थान का एक हिस्सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी घाट का। क्या है? पूर्वी घाट का जो है सेबराय पहाड़ी एरिया पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप जो है अवस्थित है, और तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर जो स्थित है। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय कानून और न्याय मंत्री जो थे वो HR गोखले थे। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था, और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 5:7 है। यदि अगले सत्र में 250 लड़के और 450 लड़कियां स्कूल में भर्ती होती है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो माना कि स्कूल में लड़कों की संख्या जो कितना है? 5x है। लड़की की जो संख्या है कितना है? 7x है। तो 5x में कितना? 250 जुड़ जा रहा है, और 7x में कितना जुड़ रहा है? 450। हो जा कितना रहा है? 2/3 हो रहा है। यहाँ से क्या है? x का मान निकालना होगा। तो ये 15x प्लस 750 बराबर होगा 14x प्लस 900। 15x माइनस 14x बराबर 900 माइनस 750। x बराबर यहाँ मान आ गया कितना? 150। क्या है? 150। अब स्कूल में लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 7x प्लस 450, 7 गुना 150 प्लस 450 आ जाएगा कितना? 1050 प्लस 450, 1500। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1500। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 1/5 के पावर 3 बाई बराबर 0.008 तो 0.25 बाई का मान क्या होगा? यहाँ 1/5 के पावर 3 बाई है, दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। अब इसे 1/5 के पावर 3 बाई को लिख सकते हैं, ये कितना?
1/5 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या है? 1/5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 1/5 के पावर 3 जो लिखे किसके बराबर लिखे? 0.008 के बराबर। कैसे किए हैं इसे? तो 1 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अगर 1/5 के पावर क्यू करेंगे तो 1/125 है, इसको भागा दीजिए। मान लें कि एक शून्य और देंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, फिर शून्य देंगे तो 0 होगा, फिर शून्य देंगे तो 0 होगा। जब इसे काटिएगा तो ये अब 8 बार में कट जाएगा। क्या है? इतना बार में, तो ये होगा 0.008। तो उसे लिखें 1/5, 1/5 दोनों तरफ बराबर है, तो 3 बाई बराबर 3 हो गया। बाई बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब मान रख दीजिए 0.25 बाई को लिख सकते हैं 0.251, यानी 0.25 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी हो जाएगा। छठा कह रहा है कि एक आदमी जो है 1350 में 2 मेजें खरीदता है। उस एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर 7.1/2% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न लाभ होता है। तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? माना कि एक मेज का जो है क्रय मूल्य क्या होगा? वो है x, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1350 माइनस x। अब कह रहा है कि एक को 6% की हानि पर बेचा है, यानी x गुना 94/100, और दूसरे को जो बेचा है वो कितना पे? 1350 माइनस x जो है उसका खरीदारी उसको बेचा है लाभ पे 7.5% पे, यानी 107.5/100 पे बेचा है। और बराबर जो हो जाएगा कितना? 1350 रुपया में। क्या है? 1350 रुपया में जो है वो हो गया इसका 1350 रुपया। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 94x/100 प्लस 1350 माइनस x इंटू 107.5/100, क्योंकि ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो उसे क्या होगा कि जितना में खरीदा है उतना में ही उसे बेचा है, यानी 1350 में। तो ये हो गया 100, अब बटा बराबर कितना हो गया? 1350। इसे बस हमें हल करना होगा। आइए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 94x प्लस 1350 गुना 107.5 माइनस 107.5x बराबर 13500। यहाँ से हो जाएगा कितना? 13.5x बराबर 145,125 में से घटा देंगे, इतना घटा देंगे, आ जाएगा कितना? तो x का मान जो आ जाएगा 750 आ जाएगा। क्या है? 750। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या कर रहा है? तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? तो एक का तो 750 है, दूसरी का कितना हो जाएगा? 1350 माइनस 750, यानी 600 रुपया। अंतर कितना हो गया? 150 का। इन दोनों का अंतर जो है वो 150 रुपये का। आंसर हमारा आ जाएगा सी। कौन क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। एक और मेथड है जिससे आप बना सकते हैं कि माना मेज का जो है वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x और बाई हो जाएगा। क्या है? x और बाई, और x प्लस बाई बराबर क्या है? 1350 है। x का 6% बराबर हो जाएगा बाई के 7.5%, यानी x बटा बाई बराबर 7.5/6। अब प्रश्न में कह रहा है 7.5 प्लस 6 यूनिट बराबर कितना? इतना यूनिट बराबर कह रहा है 1350। तो 13.5 यूनिट बराबर ये है 1350। अंतर क्या है दोनों में? तो कह रहा है 7.5 माइनस 6 यूनिट का हो जाएगा 13.50 बटा 13.5 गुना, अच्छा 13.5 ऊपर 1350 है, 1350 बटा 13.5 गुना अंतर कितना? 1.5 का था, गुना कर दीजिए 1.5 से, आंसर हो जाएगा 150। इससे भी आप आंसर ला सकते हैं। अगला प्रश्न करा कि यदि p(x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस क्यू x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड प्रमेय से जो हो जाएगा कि f बराबर अगर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और f माइनस 1 रखेंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है? fx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? p(x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस क्यू है, f1 रख रहे हैं, ये हो जा रहा है p प्लस 1 माइनस 2 माइनस क्यू। इसको क्या है? 0 के बराबर कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है। p प्लस 1 माइनस 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो p माइनस जो है q बराबर कितना हो जाएगा? इधर चला गया 2 माइनस में तो 1 हो गया हमारे पास, तो ये आ गया।
उसी तरह f माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू माइनस 1 के होल क्यूब प्लस माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस p प्लस 1 प्लस 2 माइनस क्यू, इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो माइनस p प्लस 1 प्लस 2 माइनस क्यू बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। हमारे पास 2 p और q का मान आ गया जाएगा इसे, तो p बराबर जो आ जाएगा हल करने पर वो 2 आ जाएगा और q बराबर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा b हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था। 495 को जो है 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका अंतर 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? तो विकल्प में दी गई संख्या जो है क्या है 7, 8, 2 प्रश्न में दी गई संख्या में मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये मौजूद ही नहीं है, तो हमारा जो है तीनों नहीं हो सकता। तो संख्या का जो आंसर होगा वो क्या होगा 9 होगा, यानी 495 गुना 36, 495 गुना 36 बराबर 17,820 आना चाहिए, लेकिन वो क्या किया 465 गुना 36 कर दिया, जो कि 16,740 हो गया। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कि कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ जो है विटामिन है और एक तरफ जो है वो उसका कार्य है। विटामिन B12 की बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा, तो प्रतिअरकता कारक, बिल्कुल सही। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन D बंध्यारोधी कारक, ये गलत है, ये है प्रति रिकेट्स कारक है, प्रति रिकेट्स कारक। विटामिन D के कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन K जो है प्रति रक्त स्रावित कारक है, ये बिल्कुल जो है वो सही है। और विटामिन E के बारे में अगर विटामिन E रहता तो ये होता बंध्यत्व रोधी, क्या है बंध्यत्व रोधी जो कारक है वो किसके कारण होता है, ये विटामिन विटामिन E का, क्या है विटामिन E का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विटामिन E को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1200 वाट की विद्युत की केतली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल है। यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितने यूनिट विद्युत जो है वो व्यय होगी। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, W बराबर MS डेल टी प्लस M1 S1 जो है वो डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 500 जो दिया हुआ है 500 ग्राम है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है तो 100 माइनस 20 है और प्लस क्या है 1 किलोग्राम, तो ये 1000 गुना 1 जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा एस का अथी का मान हो जा रहा है, एस का मान 1 हो गया और डेल टी जो हो जाएगा वो 100 माइनस 20 हो जाएगा। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुना 80 और प्लस 1000 और गुना 80 बराबर ये हो जाएगा 1,20,000, क्या है 1,20,000 कैलोरी, क्या है कैलोरी हो जाएगा। अब 1,20,000 कैलोरी को जो है वो बदल देंगे कितना में, जूल में, 4.5 से गुना करके जूल को जल को गर्म करने में लगता है इतना जूल। तो हमारे पास जो आ जाएगा T बराबर कितना W/P, W कितना है 1,20,000 गुना 4.2, क्योंकि इसे जूल में बदले बटा 1200 वाट, क्या है 1200 वाट जो है पावर लग रहा है, यानी हमें कितना है 420 सेकंड लग रहा है, यानी 7 सेकंड लग रहा है, क्या अरे 7 मिनट लग रहा है, क्या है 7 मिनट लग रहा है। टोटल जो है 420 सेकंड लग रहा है, यानी 7 मिनट इसे लग रहा है। अब यूनिट कितना खर्चा होगा, यूनिटों की संख्या बराबर जो होता है जितना वाट है अब वो घंटे में चलेगा, कितना घंटे में, अब बटा 1000। तो यहाँ तो वाट है 1200, घंटे में कितना चला है तो 7 मिनट, तो 7/60 कर देंगे और 1000 से जो है वो भागा दे देंगे, क्या है 7/60 और 1000 से भागा देंगे। आंसर जो होगा 0.14 यूनिट आएगा, क्या है 0.14 यूनिट आएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से जो है वो अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है वो जी का मान क्या होगा, मान घटता है, क्या है घटता है। आप पृथ्वी के
सतह से या तो ऊपर जाइए या नीचे जाइए, मान जो है वो घटता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर होता है, जी का महत्तम मान, यानी जो ध्रुव पर है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा जी का मान। क्या है? जी का मान। और जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति ही घट जाएगा पृथ्वी के तो जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी, क्या है, 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का तो हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। क्या है? ये नहीं दिखाती है, ये जो है वो इसका गुण नहीं है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कारण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबता दिशा में जो है वो कंपन करते हैं। क्या है? लंबता दिशा में कंपन करते हैं। अगला प्रश्न है, संबंधित देखना है कि अगर खून लाल है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पत्थर कठोर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार खून का समान गुण लाल होने से होता है उसी प्रकार पत्थर का जो समान गुण है वो कठोर से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखिए 5 से 8 किया गया है, +3 किया गया है, 8 से 11 किया गया है, +3 किया गया है, सभी में +3 किया गया है, तो 17 और +3 कितना होगा? 20 हो जाएगा। काफी सिंपल प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। यदि 5 मई 1911 को शुक्रवार था तो 11 सितंबर 1919 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो हमें सबसे पहले 5 मई 1911 से 5 मई कहाँ तक जाना होगा? 5 मई 1919 तक जाना होगा। क्या है? 1919 तक के देखना है। तो इसमें विषम हो गया, 19 - 11 घटा देंगे तो 8 तो हो गया विषम, 8 वर्ष हो गया, यानी 8 दिन जो हो गया विषम दिन हो गया। अब प्लस इसमें 2 लीप ईयर आया। क्या है? लीप वर्ष जो आया कितना? 2 आया। 12 और 16। क्या है? 12 और 16, यानी 8 2 10, 10 में से भागा देंगे 7 तो विषम दिन कितना बचा? विषम दिन बचा वो है 3, यानी शुक्रवार था। शुक्रवार +3 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। सोमवार आ जाएगा। अब हमें 5 मई से जाना है कहाँ तक? 5 मई 1919 से 11 सितंबर 1919 तक के देखना है, क्योंकि सोमवार आ गया है 5 मई 1919 के। अब मई में जो बचा है वो कितने दिन बचा है? 31 - 5 बराबर क्या है? 26। तो 26 में जो है भागा देंगे 7 से तो 5 जो है वो विषम दिन बचेगा। जून में बचेगा कितना विषम दिन? 30 रहता है तो 2 बचेगा। जुलाई में जो है, जुलाई में क्या है? 31 दिन रहता है, इसमें 3 विषम दिन बचता है। अगस्त भी कितने का होगा? 31 दिन का होता है, इसमें भी 3 बचता है। सितंबर की बात कर रहा है, सितंबर जो है 11 दिन है। 11 को भागा देंगे 7 4 तो 4 विषम दिन हो जाएगा। कितना बच गया? 6 4 10 2 12 12 5 17। 17 में फिर से 7 से भागा देंगे तो विषम दिन बचेगा 3। अब सोमवार तो था ही, सोमवार पहले से था, अब उसके बाद 3 दिन और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा गुरुवार। क्या है? गुरुवार। हम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आंसर बहुत ही इजी से आ जाएगा, गुरुवार होगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। कागज को एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ जब दर्पण रखिएगा तो जो प्रतिबिंब सही बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो सी जैसा बनेगा। अगला है, एम का विवाह एन से हुआ। कह रहा है कि एम का जो है विवाह किससे हुआ? एन से हुआ। उसके बाद कह रहा है एन यू की बेटी है। एन जो है वो क्या है? यू की बेटी है। यू की बेटी है। यू का विवाह एस से हुआ। यू का जो है विवाह एस से हुआ। चलिए, यू का विवाह एस से हुआ। एस पी की बहन है। एस जो है वो पी की बहन है। पी की जो है वो बहन है। बहन है, एस पी की बहन है।
पी क्यू का बेटा है, पी जो है क्यू का बेटा है, यहाँ से जो होगा वो क्यू का ये बेटा होगा, क्या है, बेटा है। उसके बाद कह रहा है आर एस की माँ है, आर जो है वो एस की माँ है, तो ये हो जाएगी माँ। तो ये दोनों जो है भाई बहन था, माँ है पिता है, तो ये हो जाएगा क्या है, पति पत्नी हो जाएगा। अब यहां से देखना है एन का क्यू से क्या संबंध है, ये जो क्यू है उसका संबंध बताना है एन से। एन का क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू के जो बेटी हो जाएगा एस और इसकी जो बेटी हो जाएगा वो एन है, यानी हो जाएगा बेटी की बेटी, बेटी की बेटी। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा श्रीरामपुर कॉलेज जो है वो नहीं था। जामिया मिलिया इस्लामिया था, गुजरात विद्यापीठ था और काशी विद्यापीठ था, ये सभी था लेकिन श्रीरामपुर कॉलेज नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम, क्या है, मिजोरम। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी बेंगलुरु को, क्या है, बेंगलुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दो सहकर्मियों की आयु व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुने के बराबर है। यदि उनकी आयु का गुणनफल और उनकी आयु का योग का अनुपात 100:9 है तो उनकी आयु ज्ञात करना है। तो दो सहकर्मियों का अगर आयु क्रमशः क्या है, x और y मान लेते हैं। अब लास्ट लाइन में कह रहा है कि आयु के गुणनफल यानी एक्स वाई बटा उनकी आयु का योग x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 100/9 दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x + y बटा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 1/x + 1/y बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/100। इसे एक इक्वेशन मान लीजिए। अब कह रहा है शुरुआत की लाइन में कि दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुने के बराबर है। यानी कह रहा है 1/x यानी उसके व्युत्क्रम की आयु जो बराबर है उसके व्युत्क्रम के अंतर के कितने, 9 गुने के बराबर है। तो 1/x + 1y बराबर कितना लाए हैं, 9/100। तो 9/100 इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/x - 1/y बराबर क्या हो जाएगा, y × 9 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/x - 1y बराबर 9 नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/100। ये हमारे पास इक्वेशन दूसरा आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो हल करेंगे, यानी हमारे पास जो आ गया इक्वेशन ये 1 1/x + 1y बराबर 9/100, 1/x - 1y बराबर 1/100। यहाँ से हमें आ जाएगा क्या, जब दोनों को हल करेंगे तो 1/x + 1y बराबर आ जाएगा 9/10 + 1/100, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/x बराबर 10/100 हो जाएगा, 2/x बराबर 10/100 हो जाएगा। फिर आगे हमें क्या करना होगा कि x बराबर निकाल लेंगे कितना, 20 हो जाएगा, क्या है, x बराबर 20। अब समीकरण 1 में x का मान जो है रखेंगे। यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1/20 + 1/y बराबर कितना है, 9/100 है। तो 1/y बराबर हो जाएगा 9/100 - 1/20 यानी 4/100 बराबर 1/25 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। x बराबर 20 आया, y बराबर 25 आया। आंसर जो हमारा हो जाएगा 23 का सी आ जाएगा। अब प्रश्न है कि एक घनाभाकार कक्ष के आंतरिक माप जो है 12 × 8 × 4 है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की छत सहित सभी 4 दीवारों की पुताई का कुल खर्च ज्ञात कीजिए यदि पुताई का खर्च जो है 5 प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ सबसे पहले घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका, घनाभ का। तो ये हो जाएगा 2 × h × l + b हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 × 4 × 12 + 8 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 × 4 × 20 मीटर स्क्वायर। और कमरे की छत का क्षेत्रफल कितना होगा, छत का क्षेत्रफल L × B हो जाएगा, यानी 8 × 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 96 मीटर स्क्वायर। और वो कौन था, 20 84 80 × 160 था। तो पुताई का खर्च कितना हो गया, पुताई का खर्च जो हो गया वो 160 आया था, इसका जो हो जाएगा वैल्यू कितना, 160 मीटर स्क्वायर होता है। 160 + 96 और गुना कितना है
5 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो गुना 5 से कर देंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1280। क्या है? 1280। ऑप्शन ए जो है वो सही है, ए हो जाएगा। अगला है 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक जो है सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से जो है वो दुगना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों का योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। संख्या हमें ज्ञात करना है। अब चलिए आइए एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। सैकड़े के स्थान पर अंक जो है वो क्या है? 2 है, यानी 2 कहाँ पर होगा? 0 0 2 0 0, यानी यहाँ पर, क्योंकि 5 अंकों की संख्या है। अब इकाई स्थान पर देखना है। क्या है? इकाई स्थान पे ये जो है वो किस पे है? सैकड़े के स्थान पे 2 है। इकाई के स्थान पे है 2 गुना 2 बराबर 4। क्या है? कह रहा है इस तरह लिख दीजिए, 2 गुना 2 है, यानी कह रहा है जो सैकड़े के स्थान पे अंक है उसके दुगना है, तो 2 गुना 2 बराबर 4 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना? 0 0 फिर 0 0 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, यानी 1000 के स्थान पे जो है वो 0 है। क्या 0 है? तो यहाँ भी हो जाएगा 5 जो शून्य हो जाएगा। क्या है? 5 शून्य हो जाएगा। 1000 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है, यानी 4 2 6 है। क्या है? 6 हो जाएगा जो है वो कहाँ पर है? 10,000 के स्थान पे क्या है? 6,000 है। क्या है? 6,000 है, यानी 6 है तो 6 हो गए। अब दहाई के स्थान पर जो कह रहा है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, यानी दहाई के स्थान पर एक खाली अभी रह गया है, तो जहाँ पर ये है 6 है 10,000 की जगह पर उससे एक कम है, यानी 5 है। 0 0 0 5 0 हो जाएगा। अब बस इसे लिख दीजिए। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है और उसके बाद क्या है? 6 है। आंसर हो जाएगा कितना? 60,254। 60,254 सी सही हो जाएगा। ए बी से 50% कार्य कुशल है। सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी को मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ क्या है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्षमता निकालना है। तो अगर क्षमता की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? इसका 1 है, तो बी का क्या है? वो बी से दुगना है, बी से 50% कार्य कुशल है। ये जो है बी से 50% कार्य कुशल है, तो हो गया। और सी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ए बी और सी मिलकर कार्य करने में लगा समय कितना लगेगा? तो 40 गुना 1.5 बटा कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1.5 हो जाएगा। क्या है? 1.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 गुना 1.5 बटा 4.5, ये हो गया 40/3, यानी 13.1/3 दिनों में, 13.1/3 दिनों में हो जाएगा ए आंसर। यहाँ 40 गुना 1.5 इसलिए किया कि पहले टोटल कार्य क्या है वो निकाला गया है। 40 दिन में करता था सी अकेले, जबकि उसका क्षमता कितना था? 1.5 था, तो टोटल कार्य निकल गया। तो टोटल जब हमें कार्य निकल जाएगा, टोटल कार्य और टोटल क्षमता कितना है? 1 + 2 + 1.5, तो तीनों मिलकर करेगा वही टोटल कार्य बाय टोटल क्षमता, वही किया गया है, तो आया 13.1/3। अगला है दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? कौन सा देखना है कि विकल्प है जो गलत है। इसमें सबसे पहले तो अरेंज करना है, 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 8 बढ़ते क्रम में से अरेंज कर दिए। अब इसमें पदों की संख्या जो n बराबर है वो 13 है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का बारंबारता सबसे अधिक है। माध्यिका की अगर बात करते हैं, माध्यिका के बराबर तो 13 + 1/2 पद हो जाएगा, यानी 14/2 7 हो जाएगा। तो 7वां जो पद है वो कौन सा हो गया? तो वो हो गया 4 हो गया। माध्यिका हमें निकल गया। माध्य अगर बात करते हैं तो सबको जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा, 13 से भागा दे देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि माध्य जो है विकल्प गलत कौन है? तो माध्य जो है इक्वल टू नोट जो है वो क्या है? बहुलक है। क्या है? बहुलक है, यानी हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। माध्य बराबर माध्यिका है, दोनों 4 4 है। माध्यिका ज्यादा है बहुलक से, 4 और 3 है, और ये जो है 3 और 4 है, तो ये सब तो सब सही है, लेकिन ये जो है इक्वल टू नोट जो है माध्य बराबर बहुलक जो है वो इक्वल टू नोट, ये बिल्कुल जो है
ये गलत है। क्या है? ये गलत है। यहाँ बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर तभी ये जो है हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि माद इक्वल टू नोट बहुलक है, ना कि अगर दोनों यही कटा हुआ रहता तो हमारा तो ये तो सही ही हो जाता। तो माद इक्वल टू बहुलक नहीं है, क्योंकि माद जो है वो 4 है, बहुलक 3 है। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फेफड़ा को। एम्फीसाइमा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा होता है। एसेरिकिया कोलाई खाली स्थान में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई खाली स्थान में पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य के आंत में, इंटेस्टाइन ऑफ मैन में पाया जाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? ग्रहण करना होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है। ऑक्सीकरण अवकरण में काफी डिफरेंस पूछा जाता है, काफी ज्यादा इससे प्रश्न भी बनता है। ऑक्सीकरण कहते हैं कि तत्व या यौगिकों में ऑक्सीजन का योग होता है। अवकरण में तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और अवकरण में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि होती है। अवकरण में विद्युत धनात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि होता है। अगला है शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रैमसे ने। क्या है? रैमसे ने। शून्य समूह या अक्रिय गैस का आविष्कार एवं प्रस्तावित विलियम रैमजे ने 1902 ईस्वी में किया था। क्या है? 1902 ईस्वी में किया था। अक्रिय गैस रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है, जो जल में अल्प घुलनशील है। एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोमा कहा जाता है। एक न्यूरॉन के कोशिका के रचना को सोमा कहा जाता है। पेरिक्योन सोमा का समूहत है। डेंड्राइट न्यूरॉन का हिस्सा है जो सूचना प्राप्त करता है। अंततः न्यूरॉन का घटक है जो विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्रसारित करता है। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं कि ए से बी गया है +1 है, बी से डी गया है +2 है, एच से आई गया है +1 है, और आई से एल गया है +3 है, डी से ई गया है +1 है, ई से एच गया है +3 है, ओ से पी गया है +1 है, पी से एस गया है +3 है। यानी हमारा जो है ए बी डी जो है वो संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ जो है माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो अगर व्यंजक को देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 42 भागा 3 + 41 - 27 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा मान कितना आ जाएगा? 168। किससे करना है? तो बोर्ड मास से करना है। क्या है? बोर्ड मास से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शब्द डेवेस्टर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो सबसे पहले लिखेंगे DABSTER है। यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। डी के बाद अगर आता है EFGHIJ, यानी हमारे पास कोई नहीं आता है। ए से शुरू करेंगे तो AB, यहीं पे मिल जाता है मुझे पहला अक्षर। ABCDE, ई भी मिल जाता है, यानी ये दूसरा भी मिल जाता है, और F, 2 तो हमारे पास मिल गया। बी से शुरू करेंगे BCDE। क्या है? BCDE, यानी हमारे पास बी से एक और मिल गया, कौन सा? ई मिल गया। एस से ST, यहाँ पर एक मिल जाता है एस, और टी STU भी हो गया। TER नहीं होगा, ई से आर भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारे पास एक तो इतना मिल गया, कितना हो गया? अब और जो है आर से देखते हैं, RST, यानी इधर से भी एक और मिल जा रहा है। इस तरह हम देखेंगे तो टोटल जो है हमें मिल जाएगा 3 से अधिक, क्योंकि यहीं पर 5 तो ऑलरेडी मिल चुका है। क्या है? 5 तो मिल चुका है, यानी और भी आगे मिलेगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन देखिए 3 से अधिक है, ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में है 3 से अधिक। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी की आयु की दोगुनी है। यदि इन सभी की आयु का योग 32 है तो बी की आयु कितनी है? तो सबसे पहले क्या करना है? सी की आयु मान लेना है। कितनी मान लेंगे? तो यहाँ पर मान लेंगे x। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो बी की आयु जो कह रहा है कि दुगनी, तो 2x वर्ष। क्या है? 2x वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी?
ए की आयु जो हो जाएगी वो 2x प्लस 2 वर्ष, यानी ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी 2x प्लस 2 वर्ष है। और जिसकी आयु सी की आयु से दुगनी है, यानी बी की आयु कितनी है, सी से दुगनी है। अब हमें हल करना है, क्या करना, क्योंकि सभी का योग 32 है। x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 32, तो 5x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर कितना आ गया, 6, क्या है 6 आ गया। तो b की आयु पूछ रहा है, क्या है, तो पूछ रहा है b की आयु कितनी होगी, तो 2 गुना 6 बराबर 12। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा, 36 के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रेखा बिंदु A से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। रेखा जो है पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है। यहाँ से वो 84 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 92 मीटर चलती है, क्या है 92 मीटर चलती है, और पुनः वह दाएं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है, क्या है 84 मीटर चलती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, तो वो 19 मीटर चलती है, कितना 19 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। और बिंदु ए से शुरू की है, बी पर पहुंची है, तो दूरी किस दिशा में है, क्या है बिंदु बी बिंदु ए से किस दूरी पर है, यानी ए से देखना है तो किस दूरी पर है और किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो पूरब दिशा में है, यानी 2 ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब पूरब दिशा में 41 19 क्या हो, 41 और 19 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 60 हो गया। जबकि चला था कितना दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी तक 92, यानी 92 में से 60 घट जाएगा, ये हो जाएगा 32। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ए 32 मीटर पूरब हो जाएगा, यानी 37 का कौन सा हो जाएगा, 32 मीटर पूरब हो जाएगा। 38 की बात है, कथन और निष्कर्ष में है। इसके अनुसार हमें देखना है कि b ग्रेटर देन x है कि नहीं। यहाँ पर देखिए b ग्रेटर देन x है कि नहीं, तो नहीं, यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन जो हो जा रहा है, कौन सा हो जा रहा है, a से भी हो रहा है और z से भी हो जा रहा है, क्योंकि z 22 है और 22 बड़ा है, तो ये हमारा हो जा रहा है, ये गलत हो रहा है, क्या है ये गलत है। दूसरा है y जो है लेस देन 0, y जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। y लेस देन x, y जो है वो लेस देन x हो रहा है, बिल्कुल ये सही है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है, इससे पता चल जा रहा है कि ये z और a को बराबर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, a और z को हटा रहे हैं तो x जो है लेस देन जो हो जाएगा वो y है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। और ये a ग्रेटर देन 0, ये जो है वो गलत हो रहा है। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, a हो रहा है। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए जोरावर का किया है, क्या है जोरावर का किया है। इसे जम्मू के डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर जो है ये बनाया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मचगांव डाक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए नवरत्न का, किसका नवरत्न का दिया गया। सितंबर 2024 तक कितने नवरत्न कंपनी है, तो 25 नवरत्न कंपनी है भारत में। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उससे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि कितना है, 3 योजनाओं में निवेश किया गया है, तो क्रमशः कितना है, तो वो है x, y और z। अब प्रश्न में कह रहा है कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा जो है 100 होता है, तो ये हो जाएगा x गुना 6 गुना 10%। और कह रहा है कि धनराशि निवेश कर यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उससे समान ब्याज मिला, तो यहाँ ब्याज जो है बराबर कर दिया गया, तो 10% बराबर हो जाता है 22 गुना 10 गुना 12%, बराबर हो जाता है z गुना 12 गुना 15%, ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 60x 10 का 60x बराबर 120y बराबर 180z है, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। इसको क्या है ये मान लेते हैं 6k, क्या है 6k मान लेते हैं, क्योंकि इसका जो LCM होगा वो 6k होता 6 होगा, तो 6k मान लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 6k, y बराबर 3k और z बराबर जो हो जाएगा वो 2k हो जाएगा। तो ये अनुपात की अगर बात करते हैं x अनुपात y अनुपात z बराबर 6k अनुपात 3k अनुपात 2k, यानी 6:3:2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा 41 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा।
0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितना है? 0 से 52 के बीच का हमें योग ज्ञात करना होगा किसी विषम संख्याओं का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 0 से 52 तक में 1, 3 + 5 डॉट 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 प्लस 49 प्लस क्या है 51 हो जाएगा। पदों की संख्या बराबर जो हो जाएगा कितनी हो जाएगा? तो अंतिम पद कितना है? तो 51 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा 26। अब तो अभिष्ट विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 26 के स्क्वायर यानी 676 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इसे कैसे करना है कि पदों की संख्या बराबर निकालना है कि कितना है, तो अंतिम पद प्लस 1/2 कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना? 51 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तब वो हो जाएगा 26 के स्क्वायर 676 हो जाएगा। क्या होगा? 676 हो जाएगा। अब ये तो बनाया गया था कि 1 + 3 + डॉट 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 n तक है तो ये n² हो जाएगा, यहाँ तक बनाया गया था। लेकिन एक और फार्मूला बनता है कि Sn बराबर होता है n/2 × a + l होता है, जहां पर क्या है n क्या है? वो उस श्रेणी में मौजूद विषम संख्याओं की संख्या। तो अगर 1 से 51 तक के देखेंगे तो विषम संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 26। क्या है? 26। और a जो है वो पहली विषम संख्या तो वो 1 है, और l जो है वो अंतिम विषम संख्या वो है 51। फार्मूला में रख दीजिए 26/2 गुना 1 + 51, 1 + 51 यानी हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 13 गुना क्या हो जाएगा 52 बराबर हो जाएगा 676। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी आ जाएगा। आप इस तरह भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 777.1/5 + 777.2/5 इस तरह 3/5 4/5 है, तो मान हमें ज्ञात करना होगा। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 777 + 777 + 777 + 777 चारों को क्या है बाहर एक जगह कर दे, प्लस 1/5 + 2/5 + 3/5 + 4/5 जो है वो एक जगह कर दे। ये हो गया 7 × 7 × 4, अब प्लस ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4, अब बटा कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यानी ये हो गया 3108 है, ये ऊपर वाला हो गया 2 यानी 3100 क्या है 3110 हो गया, 3110। आंसर हमारा जो हो गया कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ जो है 2015 और 2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषयों भौतिकी पी, रसायन सी, जीव विज्ञान बी, गणित एम और अंग्रेजी ई के पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या हजारों में दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो उपरोक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन क्या है सही नहीं है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी में कह रहा है कि 2015 और 16 के दौरान हुई जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री इस अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से जो है कम है। तो 2015 और 16 के दौरान जीव विज्ञान के पुस्तकों की बिक्री कितना है? तो 30 + 25 है यानी 55,000। और 2015-16 के दौरान अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री जो है 25 + 20 जो है वो 45,000। तो आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी जो है वो सही नहीं है। क्या है? सी जो है सही नहीं है। अगला है 9/4 21/10 63/20 का लघुत्तम समवर्ग क्या? तो अगर P/Q के रूप में LCM पूछ रहा हो तो जो हमारा ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश का क्या करना है कि LCM निकालना है, यानी 9, 21 और 63 को जो है LCM निकालना होगा, और नीचे जो हर है यानी 4, 10 और 20 उसका जो है SCF निकालना है, यानी ये हो जाएगा 63/2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, 7 जो है वो क्षैतिज पंक्तियां होती है। और आवर्त सारणी में 18 समूह यानी लंबता स्तंभ होते हैं। यदि किसी पिंड के लिए समय t1 में त्वरण a1 तथा समय t2 के लिए त्वरण a2 के साथ जो है वो गमन करती है, t1 एवं t2 क्रमिक समय अंतराल हो तो पिंड का औसत त्वरण क्या हो जाएगा? तो यानी औसत त्वरण बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कुल वेग बटा कुल समय होता है, कुल वेग बटा कुल समय, यानी v1 + v2 बटा t1 + t2 होता है। अब t1 समय में वेग परिवर्तन v1 बराबर क्या हुआ? a1 × t1 हुआ, और t2 समय में वेग परिवर्तन v2 बराबर हो जाएगा a2 × t2 हो गया।
तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा A1T1 प्लस A2T2 बटा T1 प्लस T2। आंसर हमारा निकल के आ जाएगा B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से सभी। द्रव की प्रकृति, द्रव के संबंध में गति, वस्तु के आकार, इन तीनों पे। किसी पदार्थ का खाली स्थान वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण गैस, द्रव और ठोस उष्मागतिकीय सौम्य में एक साथ रह सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु। क्या है? त्रिक बिंदु है। जिस ताप और दबाव पर एक शुद्ध जल में के ठोस, द्रव और वाष्प चरण समाव्यवस्था में विद्यमान होते हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जल का जो त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273.16 केल्विन होता है, केल्विन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश प्रक्रम जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्राप्यतम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। क्या है? संचित हो जाती है। प्रश्न और कथन का है कि राहुल या विशाल में से कौन बड़ा है? तो राहुल का जन्म 1987 में हुआ था और विशाल की बहन से 5 वर्ष छोटा है। क्या है? 5 वर्ष छोटा है। विशाल की आयु उसकी बहन की आयु की दुगनी है। क्या है? बहन की आयु की दुगनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए जो है वो आवश्यक हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है 28 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको रूट करेंगे तो हमारे पास जो है ये 6 आ रहा है। 63 प्लस अगर 18 जोड़ देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। इसको रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 94 आप प्लस कितना जोड़े ये 13 के स्क्वायर आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169, यानी ये 169। तो x बराबर जो हो जाएगा 169 माइनस 94, यानी ये हो जाएगा कितना? 75। आंसर जो आ जाएगा 75 डी हो जाएगा। उन संख्याओं को चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए 97 से जो है 86 नहीं दे 101, देखिए क्या है? +4 का बढ़ोतरी हो रहा है। 104 से 107 है, कितना है? +6 का। अगला जो 107 से लास्ट वाला पर जाएगा वो कितना पे हो जाएगा? तो 8 का बढ़ोतरी, 4, 6 और 8 का। तो 8 हो जाएगा 107, 8 कितना है? 115। तो आखिरी वाला तो 115 एक ही में आ रहा है, वो हो जा रहा है ऑप्शन डी में। क्या है? डी में। कथन एवं पूर्व धारणा का प्रश्न है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। पूर्व धारणा, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। दूसरा, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा दोनों अंतर्निहित है। क्या है? दोनों जो है अंतर्निहित है। यदि राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ सिंपल सा है। आर का जो होता है वो 18 होता है, ए का होता है 1, एच का होता है 8, यू का होता है 21, एल का होता है 12। सब को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ रहा है कितना? 60 आ रहा है। तो बस राजेश को क्या है कि जोड़ देना है। क्या है? जोड़ देना है। तो आर का 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस एस का कितना होता है? 19 प्लस एच का होता है 8, हो जाएगा कितना? 61। आंसर हो जाएगा बी। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। चलिए 20 मीटर चलिए, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना है? 20 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ गया है, अगर दाएं मुड़ रहा था अब बाएं मुड़ गया है, 15 मीटर चल रहता है। तो कह रहा है कि उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ वाली जगह से कितनी दूरी पर है? तो 30 तो ये हो गया, 15 ये 45 मीटर हो गया, वो भी पूरब की ओर हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57 के डी, प्रीति सूदन बने हैं। क्या है? प्रीति सूदन बने हैं। निम्न में से किसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों को किया गया। कवि गुलजार एवं संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को किया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या जो है R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान कितना होगा? R1 का मान कितना होगा? यानी यहाँ पर कह रहा है कि R1 बराबर है R2 का कितना?
87/100 यानी 13% कम है। R2 से 13% कम है यानी 87/100 है। तो R2 बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी R2 नहीं, ये हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 87/100। अब R2 बराबर जो है वो लिखा कितना है 5600 गुना 150/100। क्या रहा है कि R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, तो इतना है, यानी ये हो जाएगा कितना, जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8400। क्या है 8400 है। R1 निकल जाएगा कितना 87/100 और गुना ये R2 इधर अगर रखेंगे R2 का मान तो ये हो जाएगा 8400, हो जाएगा कितना 7308। 7308 पूछ क्या रहा है, तो R1 का मान जो होगा 7308 C हो जाएगा। अगला है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे से 32 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा। तो औसत सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, पहले सापेक्ष चाल बराबर जो हो जाएगा 160 + 160/32 यानी 320/32 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, तो 10/2 गुना 18/5 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इतना इतना का मान कितना होगा। तो सिंपल है, से आप हल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 61 के कौन सा डी हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लंबाई और चौड़ाई की एकल वृद्धि की बात किया गया है, तो 50 + 20 + 50 गुना 20/100 यानी 70 + 10 बटा कितना हो जाएगा 80%। ऊंचाई में कमी किया गया है 30%, तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत जो हो जाएगा 80 - 30 - 80 गुना 30 बटा क्या हो जाएगा 100 यानी 50 - 24 बराबर 26%। तो माना कितना हो जाएगा, ये 26% नहीं, टोटल जो हो रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 26% के सी हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 है, वह धनराशि कितनी है। तो धनराशि को पहले x मान लीजिए। क्या है x मान लीजिए। अब कह रहा है x गुना 12 गुना क्या हो जाएगा 12/100 कर लीजिए, गुना 7/2 माइनस x गुना 3/2 गुना 12/100 बराबर क्या है 1920 है। क्या है 1920 है। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x गुना 84 माइनस 36/200 बराबर 1920, और हल करेंगे x बराबर आएगा तो 1920 गुना 200 और 84 माइनस 36 कितना हुआ, ये हुआ 48 यानी 8000। क्या है 8000। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 64 नंबर है कि 80 ओम का प्रतिरोध एक सेल से जुड़ा है और प्रतिरोधकता के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो दिए गए प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगा। तो V बराबर फार्मूला होता है IR। क्या होता है IR। I बराबर होगा V/R यानी 40/80 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर होगा। क्या है एम्पियर होगा, यानी I बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। आंसर जो हो जाएगा वो होगा B हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी किसकी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C कैडमियम की होती है। क्या है बोरोन तथा कैडमियम की छड़ों का प्रयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, और मंदक के रूप में भारी जल, साधारण जल एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, जबकि कैडमियम या बोरोन जो है अवशोषित करता है न्यूट्रॉन को, ये ध्यान रखिएगा। अमरबेल यानी कस्कुटा किस एक का उदाहरण है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाह्य परजीवता का। क्या है बाह्य परजीवता का है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, आर बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है ρl/a होता है। क्या है ए होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा बी। चालक की लंबाई पे, चालक की मोटाई पे, चालक के पदार्थ की प्रकृति के पे भी निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन से नाइट्रेट का।
नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। दलहनी पौधे की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है बदल देता है। एक परीक्षा में आशा के ऊपर 16वां और नीचे से 15वां क्रम है, यानी कह रहा है ऊपर से आशा के जो है वो 16वां है, यानी 15 लोग यहाँ पर है, और नीचे से जो है ये 15वां है, यानी 14 लोग हैं। तो 15 14 कितना हो गया, तो ये हो गया 29 प्लस 1, टोटल जो है वो 30 छात्र हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 69 के ए हो जाएगा। 70 नंबर है ACFH KM PR, उसके बाद क्रम में अगला क्या होगा। यहाँ देखिए ए से जो है सी गया है +2 गया है, और हमें सी से एफ गया है +2, यानी DE नहीं है, DE नहीं +3 हो जा रहा है, क्या है +3 हो रहा है। एफ से एच गया है वो क्या है +2, एच से के एम गया है +3, के से एम गया है वो कितना है के से एम +2, एम से पी गया है +3। उसी तरह आर से जो जाएगा +3 वो क्या होगा यू होगा, क्या होगा यू, यू से जो है +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, UW हो जाएगा। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया, यदि संख्या ए निचले फलक पर तो ऊपरी फलक पर जो है वो कौन सा है। यहाँ पर कॉमन जो है वो कौन कौन है, यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं कि 2 और 2 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 6 4 है, 2 5 3 है, कह रहा है एक निचले स्तर फलक पर है तो उसके ऊपरी फलक पर कौन होगा। तो देखिए इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट कोई नहीं बच रहा है, यानी 1 है, यानी 1 का अपोजिट 2, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। और डाइस का काफ़ी अच्छा वीडियो जो है इसी चैनल पे है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, आपको एक बार देखने का बाकी 2 सेकंड में सारे प्रश्न को आप हल करने लगिएगा। अगला है नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से लुप्त संख्या बचाना है। तो अगर मान लिया कि देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है, 7 है, 6 है, 18 है, 30 है। अगर 4 गुना 4 करते हैं तो 16 आता है, +2 करते हैं तो 18 आता है, यानी ये जो आ रहा है वो 4 गुना 4 +2 से आता है। अगर इसकी बात करते हैं तो 7 गुना 4 7 चौ 28 +2 से ये भी आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 6 गुना 4 +2, 6 चौ 24 2 26 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया कि यहाँ पर 1 रहता और गुना 4 +2 तो 6 हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ 1 भी तो हो सकता है, 1 4 7 इस तरह से बढ़ रहा तो 1 है, क्योंकि 26 तो है नहीं, तो एक ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा 1। बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी तरह परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी से, माल से है, क्या है माल से है। कोड मद्रास लिखा जाता है इस तरह, तो बॉम्बे कैसे लिखा जाएगा, यानी जो है एम से जो है लिखा गया है एन है, तो यहाँ पर क्या किया गया है +1 किया गया है। उसी तरह ए से बी किया गया है, डी से ई किया गया है, यानी सम में जो है वो +1 किया गया है, तो बम्बई को +1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CPNCB और Z हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म को हमें चयन करना है। तो सबसे पहले विकल्प ए में ही देखते हैं कि 12 गुना 12 + 1 यानी 13, 12 गुना 13 कितना हो रहा है 156, बिल्कुल आ रहा है। बी में देखते हैं 14 गुना 15 आ रहा है 210, बिल्कुल सही है। सी में देखते हैं 17 गुना 18 आ रहा है कितना 306 आ रहा है, दिया हुआ है कितना 307, हमें असंगत यहीं पे मिल जा रहा है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यह था RRB ALP के CBT 1 के एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।